बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर उसके सिलसिले में मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। अभी आपको पता है जैसे चैप्टर नंबर 2 वो अभी जा रहा है और ये काफ़ी तवील चैप्टर रहेगा हमारा, क्योंकि इसमें आपको पता है जैसे मैं हर बार ही आपको एक दफ़ा बात तो बता ही देता हूँ कि चौथा सबक जो हमारी पुरानी बुक का था वो अब दूसरे सबक में ज़म हो गया है, तो अब दूसरा और चौथा सबक जो है वो साथ में मौजूद हैं। हमने जो पिछले टॉपिक्स दिए वो उसमें थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा, ख़ास तौर पर चैप्टर नंबर 4 के हवाले से, कि हमने पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लिया। ठीक है, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में हमने इंतज़ामी मामलात, महाजरीन की आबादकारी, इसके अलावा हमने देखा कि सरहदों की जो यानी कि हदबंदियों में जो नाइंसाफ़ी हुई उसके हवाले से बात की। हमने फ़ौजी असासों की बात की, उसमें पाकिस्तान को जो हिस्से मिलने थे नहीं मिल दिए गए। उसके अलावा जो वैसे आम असासे थे उसमें भी पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो आज तक कुछ वाजिबुल अदा जो भारत नहीं दी। रियासतों के हवाले से एक सिलसिला वो जो पाकिस्तान के हिस्से में आनी थी उसके ऊपर कब्ज़ा, वही हमारा आखिरी दफ़ा वाला टॉपिक है जो मैंने आपसे शेयर किया था और समझने की कोशिश की थी। इसके बाद हमने देखा कायद-ए-आज़म का 1 साल का जो अरसा था उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो खिदमत की उसके हवाले से कुछ बात की थी। लियाकत अली ख़ान को जितना मौका मिला पाकिस्तान के लिए शहादत से कबल, उसका मुख्तसर जायज़ा हमने यहाँ पर लिया। कानून साजी की बात आई तो हमने करारदाद मकासद के हवाले से गुफ्तगू की कि पाकिस्तान की जब भी पाकिस्तान में आइन बनाया जाएगा, जब भी पाकिस्तान में कानून बनाया जाएगा तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पाकिस्तान में कानून की बुनियादें क्या होंगी। करारदाद मकासद ने उसकी तरफ एक निशानदेही कर दी। 1956 के आइन की खुसूसियात देखें कि कैसे पाकिस्तान को पहला आइन जैसे कि भारत को 2.5 साल के अंदर ही मिल गया था। 1935 के एक्ट में तरमीम के साथ उन्होंने सिर्फ 2.5 साल के बाद ही अपना एक आइन बना लिया। पाकिस्तान को ये करते हुए तकरीबन 9 साल का अर्सा लग गया और फिर ये आइन जो है 2 साल 7 माह तक नाफिज रहा। हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की कुछ गुफ्तगू की थी कि इल्हाक के हवाले से रियासतों को ये इजाज़त दी गई थी कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान जिसके साथ ये रियासतें शामिल होना चाहें इनको ये इख्तियार है। कुछ बड़ी रियासतें जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा और कुछ छोटी जिनमें जो मुतनाज़ रहीं, उसमें हमने देखा कि माज़रत कश्मीर के हवाले से क्या सिलसिला हुआ कि कश्मीर की जो इल्हाक है बहुत गलत तरीके से किया गया। हरी सिंह यहाँ से भाग गया कश्मीर से, उसने खुफिया तरीके से एक तो भारत के साथ इल्हाक कर दिया, दूसरी फ़ौज भारत ने जो है वो कश्मीर में दाखिल कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पर जिहाद शुरू हुआ। पाकिस्तान भी इस मार्के में शरीक हुआ। खैर, जंगबंदी के बाद ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान ने कहा था कि ये मुस्लिम आबादी का इलाका है, रियासत है, यहाँ पर रेफरेंडम होना चाहिए, ये इल्हाक सही नहीं है। इस वजह से वहाँ पर जंगो जदल शुरू हुआ। वहाँ के मकामी लोगों ने अलम जहाद बुलंद किया। इस सूरत हाल को नज़र में रखते हुए वहाँ पर इस तस्वाब राय का फ़ैसला हुआ जिसको कराने से भारत पीछे हट गया। जूनागढ़ हो, मनावदर हो, मंगरोल हो, इन तमाम रियासतों पर भी फ़ौजी कब्ज़े कर लिए गए जबकि इन्होंने इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया था। नाबा और कश्मीर की सूरत हाल एक जैसी थी कि वहाँ के हुक्मरान ने फ़ैसला कर दिया तो बस उसको माना जाएगा। हैदराबाद दक्कन एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत रहना चाहती थी, उसके ऊपर भी भारत ने कब्ज़ा जमा लिया। ये तो पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात की एक फ़हरिस्त मैंने बयान की। ये मुश्किलात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आज के जैसे कि दौर आपको नज़र आ रहा है, हमने 1956 के आइन तक पहुँचे तो अब हमने 1957, 58 और आगे की तरफ बढ़ना है। जैसे कि टॉपिक लिखो है अयूब ख़ान का दौरे हुकूमत। अयूब ख़ान एक फ़ौजी जनरल, ये हुकूमत में आया कैसे, ये कुछ असबाब हैं जो आज आपके साथ यहाँ पर शेयर करने, इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ये मुख्तसर सा टॉपिक है क्योंकि अब तफसीलात के साथ टॉपिक जो है वो इतने नहीं होंगे, बहुत मुख्तसर इससे लिखे हुए हैं। खैर, हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की जा सके। अयूब ख़ान का दौरे हुकूमत। अयूब ख़ान एक जनरल, एक फ़ौजी जनरल, ये पाकिस्तान की आप समझ लें कि इसकी बदकिस्मती कि पाकिस्तान कायम होने के बाद, कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद पाकिस्तान का शिराज़ा बिखरना शुरू हुआ, ख़ास तौर पर सियासी सतह पर। मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग एक तहरीक थी
जिसका इख्तिताम जो है वो क़याम पाकिस्तान के साथ हुआ। उसके गर्ज़ व मकासद आप जितने भी देख सकते हैं वो दर्ज हैं। ये किस लिए कायम हुई थी, फिर इसके अंदर रद्दो बदल आती गई वक्त के साथ साथ। मुस्लिम लीग के मकासद पहले जैसे वफ़ादारी का जज्बा दीगर जमातों के साथ, यानी कि हुकूमत की वफ़ादारी का जज्बा मुसलमानों में उभारना। उसके साथ क्या था कि दीगर जो जमातें उनके साथ बामी उन मामलात पर उनके साथ दिलचस्पी लेना जिसमें उनके अपने लिए भी फ़ायदा हो, यानी कि बामी अमूर जिनमें उनका मुश्तरका फ़ायदा हो। फिर हुकूमत और मुस्लिम लीग के दरमियान जो खला है उसको ख़त्म करना। हुकूमत को मुसलमानों की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाही देना। क़याम पाकिस्तान बाद में जाकर इसका मकसद बना। जैसे 1940 की करारदाद आपके सामने है, वहाँ पर कहा गया कि जो मुसलमान रियासतें उनको आज़ाद कर दिया जाए और वहाँ वो खुद मुख्तार हों, ठीक है। लेकिन बाद में उनको कहा गया कि मिलाकर पाकिस्तान बना दिया जाए। इस मकसद के उसूल के लिए आप देखें फिर ये सियासी जद्दोजहद 7 साल की जो थी ये बड़ी ही एक करामत साबित हुई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत ने बड़ा काम किया। क्रिप्स मिशन जिसमें एक इशारा दिया पाकिस्तान का, उसको भी कहा गया नहीं, पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर होना चाहिए था, उसके सामने इशारा होना चाहिए था, वाज़ेह पाकिस्तान लिखा हुआ। उसके बाद वेवल प्लान के ऊपर जो शिमला कॉन्फ्रेंस में कहा गया कायद-ए-आज़म की हठ धर्मी की वजह से नाकामी हुई, लेकिन कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। 1945-46 के इंतखाबात जो करवाए गए, इधर गांधी और कायद-ए-आज़म ने जो गुफ्तगू शुरू हुई थी कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल देंगे, उसके बाद आपस के फ़ैसले कर लेंगे, उसको भी कायद-ए-आज़म ने ना माना कि अंग्रेज़ों को जाते हुए यहाँ से ये फ़ैसला करके जाना चाहिए। खैर बिल आखिर फिर काबीना मिशन में जो मसाइल आए, उसके बाद ख़ुद बरतानवी हुकूमत इस बात को मान गई कि इन इस इलाके को तकसीम करना पड़ेगा। तो फिर आखिर तकसीम अमल में आई। जमहूरी अमल तातुल का शिकार हुआ, जो कायद-ए-आज़म चाहते थे। कायद-ए-आज़म नहीं पसंद करते थे कि अफवाज के लोग जमहूरी मामलात में दखल अंदाज़ी करें, उनका काम ये नहीं है। ये सियासी इदारे और सियासी लोगों का ही काम है जो आवाम की खुशनुदी से आते हैं, यानी कि आवाम का वोट लेकर पार्लियामेंट में आते हैं। कानून साजी और ये मामलात तमाम के तमाम जो है ये अवामी सतह पर जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं, लोग होते हैं, उनको ही करने चाहिए। कायद-ए-आज़म इसके ख़िलाफ़ थे। कायद-ए-आज़म जमहूरियत पर यकीन रखते थे। जैसे कि हमने पहले सबक में पढ़ा था, किसी भी के मकाम पर जलसे से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया था, ठीक है। कायद-ए-आज़म ने कहा था क्या वो हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लाम की जो बुनियादें वो फ़राहम करें, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलाल ने हमें सिखाया है कि हम अपने मामलात और मसाइल जो हैं वो बामी मशवरे से तय करें। तो यहाँ पर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि एक आमिर, एक फ़ौजी अफसर जो बिल्कुल किसी अवामी राय से ना आया, वो आके और पाकिस्तान की बागडोर संभाले। लेकिन असबाब का जिक्र करना यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि वो सबब कौन से बने कि एक फ़ौजी अफसर को पाकिस्तान की बागडोर संभालना पड़ी। इस हवाले से हमारे पास सबसे पहली हेडिंग बनेगी सियासी क़यादत का फुक़दान। सियासी क़यादत के फुक़दान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बनने के बाद का अर्सा था, हमारे पास दो अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और लियाक़त अली ख़ान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1 साल के बाद ही 11 सितंबर 1948 और लियाक़त अली ख़ान 16 अक्टूबर 1951 को हमारे पास से रुखसत हो गए। पाकिस्तान इसके बाद ऐसा कोई लीडर पाकिस्तान के पास नहीं रहा जिसमें वो मोहब्बत, वो इखलास हो और वो बाकी कौम को और बाकी सियासी क़यादत को संभाल रखे, या उसका असर रसूख इतना हो कि वो सियासी मामलात जो बिगाड़ के शिकार थे उनको कोई तरीके से हल कर सके। तो सियासी क़यादत 14 अगस्त से लेकर और 7 अक्टूबर 1958 तक हमारे पास ये जितना अरसा आता है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और लियाक़त अली ख़ान के अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इन मामलात को बेहतरीन तरीके से डील कर सके। इनकी जाने के बाद पाकिस्तान के साथ जो हुआ, मुस्लिम लीग की तकसीम हो, बंगाल की तरफ मामलात ख़राब हों, मशरक़ी और मगरबी हिस्से के दरमियान जो सियासी तनाज़ात थे, सूबाई सतह पर जो इख्तलाफात थे, और फिर 11 वज़ीर-ए-आज़म जो तब्दील हुए इसी अरसे में, ये कोई छोटी बात नहीं थी। 4 गवर्नर जनरल इस अरसे में लाए गए और सिर्फ 7 वजारतें जो हैं उसमें तश्कील दी गई। खैर इसका तज़किरा आगे फिर दोबारा से करेंगे।
सियासी क़यादत के फुकदान में क्या लिखेंगे? 14 अगस्त 1947 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के पास सियासी क़यादत का फुकदान इस हवाले से रहा कि दो बड़े अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और लियाकत अली ख़ान इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई मुस्लिम लीग की जमात भी, और दीगर जो जमातें थीं उनके आपस के इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। पाकिस्तान में बाग दौड़ संभालने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इस चीज़ को संभाल सके। तो सियासी क़यादत के फुकदान की वजह से फ़ौजी और फ़ौजी अफसर अयूब ख़ान को एक तो हुकूमत की जो मामलात थे उसमें दिफाई शोबे में ख़दमात अंजाम देने का मौका मिला, और फिर उसके बाद उसकी दिलचस्पी इन मामलात में बढ़ती चली गई और बिलाखिर उसने मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरी हेडिंग है इंतखाबात में इल्तवा। चौदह अगस्त 1947 से लेकर फिर आगे मार्शल लॉ जो लगा 7 अक्टूबर 1958, यहाँ तक आप देखें कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुनक्किद ना हो सके। सिर्फ़ मुख्तसर जो रद्दोबदल की जाती थी वो सूबाई सतह पर थी। सूबाई सतह पर एक तरफ तो पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में उन्होंने 4 सूबे बनाए हुए थे और मशरक़ी हिस्से जो बंगाल था वो मुकम्मल एक ही हिस्सा था। तो ये ख़ुद एक अजीबो गरीब कैफियत थी। सूबों की सतह पर हल्की फुल्की यानी कि जो इंतखाबात और रद्दोबदल की जाती थी, इसके अलावा कोई बड़ा ऐसा वाक़या नहीं पेश आया कि हम कहें कि पूरा का पूरा इंतखाब। खैर 1956 में इंतखाब करवाने का फ़ैसला हुआ, लेकिन उसको मुलतवी किया गया 1959 तक, 1959 तक 1956 में कहा गया कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन फिर बाद में इस तारीख को आगे बढ़ाकर 1959 कर दिया, 1956 से 1959। तो इंतखाबात का अल्तवा ख़ुद इस चीज़ की निशानदेही कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त सियासी सूरत हाल कितनी कशीदा और कितनी बुरी थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात तक मुनक्किद नहीं करवाए गए। ये मामले अगर आप देखें तो उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि एक फ़ौजी अफसर देख रहा था कि पाकिस्तान के मामलात कोई अच्छे नहीं है, तो मैं आगे बढ़कर पाकिस्तान की भाग दौड़ जो है उसको संभालूं। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है, वो है नौकरशाही का किरदार। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट, आला अफसरान, सरकारी अफसरान, मेरा कहने का मकसद ये है नौकरशाही का किरदार। अब नौकरशाही या आला सरकारी अफसरान, इनकी बात की जाए तो ये वाकई नज़र आती है कि ये पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की एक बहुत बड़ा सबब बनी। हमारे पास जो गवर्नर जनरल थे ग़ुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा और चौधरी मोहम्मद अली, इनका ताल्लुक़ खुद सिविल सर्विसेज के साथ था। ये यानी कि सरकारी आला सतह के मुलाजमीन थे, और इनकी दिलचस्पी हुकूमत के अंदर ऐसी थी कि ये चाहते थे कि इक़्तिदार इनके पास रहे, कोई बड़ा ओहदा इनके पास रहे। इनकी ये जो वजूहात हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर इंतखाबात का इनेकाद कानून साजी में ताख़ीर अमल में आई और हालात कशीदा होना शुरू हो गए और आइन तक पाकिस्तान का ना बन सका, वहीं पर यहाँ पर जो इंतज़ामी अमूर की में बदनज़मी थी, उसने मार्शल लॉ लगाने की तरफ सोच को वो ले गए, यानी कि फ़ौजी अफसर जो है उसने पाकिस्तान पर मार्शल लॉ थोप दिया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी। पाकिस्तान अमल में आया तो पार्लिमानी निज़ाम की बात की गई, करारदाद मकासद में पार्लिमानी निज़ाम की बात की गई कि पार्लियामेंट जो है वो मुल्क के अहम फ़ैसले करेगी। ठीक है, ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन ये पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। 14 अगस्त 1947 से लेकर
और हम बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर 1958 तक। बल्कि इसकी नाकामी का आप ये देख लें कि 4 गवर्नर जनरल जो हैं उनके तहत सिर्फ 7 वजारतें उसमें तश्कील दी गई। उसमें सबसे मुख्तसर जो वजारत थी वो आई चंद्रेगर की थी, जो सिर्फ 2 माह तक कायम रही। तो ये ख़ुद पार्लिमानी निज़ाम की बहुत बड़ा एक फेलियर आप कह लें। और दूसरा, हुकूमती अमूर में फ़ौजी अफसरान, ख़ास तौर पर अयूब खान की बात करें तो दिफाई अमूर में उनसे ये ताउन लिया गया। दिफाई अमूर में तो ख़ुद फ़ौज को हुकूमती मामलात की तरफ राग़िब करने की एक बात की गई। अयूब खान ने जब ये दफ़ाई मामलात में अमल दखल इसका शुरू हुआ तो यकीनी तौर पर एक दरवाज़ा खुल गया कि अब फ़ौज जो है वो हुकूमत को संभालने की तरफ भी आँख देख सकती है। तो ये अच्छे इशारे नहीं थे। मुल्क जब जमहूरी हवाले से चलाया जाए तो वही दुनिया में पसंद किया जाता है। आज हम अयूब खान के दौर की तरक्की या दूसरे 5 साल मंसूबा की जितने भी तारीफ़ करें कि पाकिस्तान में सनती तरक्की बहुत हुई, जितने अहदाफ रखे गए थे, चाहे वो ज़राई पैदावार के हों, सनती पैदावार के हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कुछ बात की जा रही थी, तमाम तर चीज़ों की जब हम बात करें वहाँ पर हम देखते हैं, हम मुल्क में रोज़गार की बात करें, कुछ भी बात करें, जो अहदाफ रखे गए थे कि यहाँ तक होना चाहिए इस 5 साल में, वो 5 साल का अरसे में वो चीज़ें उससे बहुत ऊपर तक चली गई। यानी कि एक कामयाब तरीन दौर अयूब खान के दौर में दूसरा 5 साल मंसूबा था, लेकिन ये इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता। यानी कि ये इस चीज़ को आगे से हम इसकी दिफा नहीं कर सकते कि ये एक अच्छा कदम था। मार्शल लॉ बुरा जाना जाता है। लोगों की वोट से, उनकी राय से जब हुकूमतें तश्कील पाती हैं तो यही नए दौर का एक सिलसिला है और यही पसंदीदा भी है और इसी में हिकमत भी है। वरना काले कानून के दरवाज़े जो हैं वो खुल जाते हैं, इख्तियारात का सारा सिलसिला सिर्फ एक शख्स तक रह जाता है जो आवाम के वोट से नहीं आया होता। तो पार्लिमानी निज़ाम की ये जो नाकामी थी इन अरसों में, ये ख़ुद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने का एक बड़ा सबब बनी। इसके बाद हमारे पास आखिरी हेडिंग है और वो है दस्तूर साजी में रुकावट। पाकिस्तान में दस्तूर साजी जो है उसमें जो रुकावट थी वो ख़ुद मार्शल लॉ लगाने का सबब बनी। सियासी क़यादत, सियासी हालात इतने पेचीदा, इतने गंभीर रहे कि पाकिस्तान में एक तो इंतखाबात ना हो सके। दूसरी तरफ देखा जाए तो 1935 का एक्ट दोनों मुल्कों को दिया गया था कि इसको कुछ अरसे के लिए अबूरी तौर पर, वक्ती तौर पर चला के अपना कानून के हवाले से वो कानून साजी कर लेंगे। तब तक ये कानून 1935 के एक्ट कुछ मखसूस रद्द-व-बदल के साथ जो ज़रूरी है, इसको फ़िल वक्त अपना कानून बना लें और जल्द अज जल्द फिर अपना आइन जो है उसको तश्कील कर लें। भारत इस मामले में बेहतर रहा और सिर्फ 2.5 साल के अरसे में ही उसने अपना पहला आइन बना लिया। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो 9 साल का एक बड़ा अरसा हमें लगा। वो भी चौधरी मोहम्मद अली जब वज़ीर आज़म जो है वो बने, उन्होंने क्योंकि सूबों के मामलात कुछ ऐसे चल रहे थे कि जिसकी वजह से कानून साजी में रुकावटें आ रही थी। सूबाई सतह पर इंतखाबात भी मुनक्किद हो रहे थे, असम्बली तोड़ी गई, फिर नई असम्बली बनाई गई। उसके बाद 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया गया कि जैसे बंगाल एक पूरा एक सूबा तो मगरबी हिस्से में 4 सूबे तो उनको मिलाकर एक हिस्सा बना दें। तो मशरक़ी हिस्सा और मगरबी हिस्सा, ना कि एक मशरक़ी हिस्सा और मगरबी हिस्से में 4 मुख्तलिफ आगे सूबे। ये खैर बनने के बाद आइन के अंदर जो रुकावटें थी वो तो दूर हो गई और 1956 का आइन हमें मिल गया। लेकिन इसमें जो ताख़ीर हुई, इस ताख़ीर की वजह से बहुत से मामलात ख़राब हुए। आइन ना बनने की वजह से सियासी हलचल, सियासी जो पस मंज़र है उसके ऊपर सब कुछ ख़राब हो रहा था और ऊपर से एक फ़ौजी बंदे को उन्होंने दिफाई हवाले से भी कारोबार हुकूमत के में उनको हिस्सा डालने का मौका दिया। तो जब ये कानून साजी का मसला अमल में आया
तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हुआ पाकिस्तान को जमहूरी तौर पर आगे लेकर जाने की, और ये एक बहुत बड़ा सबब बना मार्शल लॉ लगने का, क्योंकि सियासी सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी थी और दूसरी तरफ कानून साजी नहीं हो रही थी। ये हुकूमत की नाकामी का एक तरफ इशारा था, और इस वजह से हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई और अयूब ख़ान ने 2 साल 7 माह कायम रहने वाला इस मार्शल लॉ को क्या किया कि 2 साल 7 माह रहने वाला इस आइन को ख़त्म करके मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, और 1956 का आइन जो है, जो कि बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया था, वो नाफिज जो हो गया था उसको उसने मनसूख कर दिया। ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं हल्का फुल्का दोबारा से इस पर तबसरा कर देता हूँ। तो ये मार्शल लॉ के असबाब, अयूब ख़ान का दौर हुकूमत, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे बड़ी बात कि सियासी क़यादत जो है वो उसका फुकदान था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और लियाकत अली ख़ान के जाने के बाद कोई ऐसा मुहिब वतन लीडर नहीं था जो पाकिस्तान को संभाला देता। ये सूरत हाल ऐसी चलती रही, जिसकी वजह से फ़ौज को मौका मिला और अयूब ख़ान ने 7 अक्टूबर को मुल्क में 1958 का मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और ख़ुद हुकूमत जो है वो संभाल ली। इंतखाबात में इल्तवा, यानी कि इंतखाबात नहीं हो रहे थे, हल्के फुल्के सूबाई सतह पर हो रहे थे, मुकम्मल इंतखाबात मुल्क में मुनक्किद नहीं करवाए जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि इंतज़ामी सूरत हाल पाकिस्तान की कितनी ख़राब थी। इस चीज़ ने एक फ़ौजी अफसर को बढ़ावा दिया कि वो आगे बढ़कर पाकिस्तान को शायद इस मुश्किल हालात से निकाल लें। तो इंतखाबात में इल्तवा, इसकी दूसरा एक सबब नौकरशाही का किरदार। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट, सरकारी मुलाजमीन आला ओहदे की जिनके पास इख्तियारात होते हैं। इसमें गवर्नर जनरल जो थे हमारे ग़ुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा और फिर चौधरी मोहम्मद अली, जो ख़ुद सिविल सर्विसेज के साथ मुंसलिक थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे। ये ऐसे लोग थे, शायद नौकरशाही नहीं चाहता था कि इक़्तिदार किसी और के हाथ में। वो इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने की एक हवस की वजह से पाकिस्तान में इंतज़ामी अमूर में बड़ी ही ख़राबी पेश आई थी। नौकरशाही के इस रवैये की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इंतज़ामी मामलात में और दीगर मामलात में आगे नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि नौकरशाही का बहुत बड़ा किरदार था कि अयूब ख़ान ने फिर मार्शल लॉ लगाया। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी बहुत बड़ी वजह थी। पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो रहे थे। इस पूरे अरसे में कोई ऐसा लीडर नहीं था, बल्कि उन्होंने एक फ़ौजी अफसर को बीच में शरीक किया कि वो जाकर हुकूमत की दिफाई मामलात को देखे, और उसको फिर फ़ौज को यहाँ पर एहसास हुआ कि उनका भी शायद हुकूमत में कोई बस चल सकता है। तो मार्शल लॉ लग गया। दस्तूर साजी की रुकावट, पाकिस्तान में दस्तूर साजी ना होना और भारत में 2.5 साल के अंदर ही अपना आइन बन जाना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। पाकिस्तान को 1956 में अपना ये आइन जो है वो मिला, और दस्तूर साजी की ये रुकावट जो है ये ख़ुद इस बात का ज़िम्मा थी कि अयूब ख़ान ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, और आपने इसको ज़रा बेहतर तरीके से अपनी नोटबुक्स पे दर्ज कर लेना है, इसकी हेडिंग्स बना लेनी है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है अगले लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।